नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपू दुग्गल फिर से दुग्गल वैली अवसराज में आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसे कि हमने पीछे भी 4 वीडियो बनाई है जो कि हिंदी विषय से संबंधित है, तो हम आज 5वां पार्ट बना रहे हैं जो कि हिंदी विषयों के ही संबंधित पहला चैप्टर अभी चला हुआ है, जिसमें हम 5वां भाग बना रहे हैं इसका। 5वें भाग में अभी हम जैसे कि हमने पीछे पढ़ा भी, जो चौथे भाग में हमने पढ़ा कि हमारे पास हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं। हिंदी की 5 उपभाषाएं और कितनी उपबोलियां हैं, उसमें 18 उपबोलियां थी। और 5 जो उपभाषा हैं वो कौन कौन सी थी उसके बारे में भी पढ़ा, और कौन कौन सी 18 उपबोलियां हैं वो भी हमने पढ़ा था, विस्तार पूर्वक से इसमें पढ़ा था। और अब हम आगे चलते हैं इस 5वें वीडियो में। तो इससे पहले दोस्तों कि हम आगे का विषय शुरू करें, आगे का जो प्रश्न शुरू करें, तो इससे पहले एक बार से दोबारा से मैं गुजारिश करता हूं कि जो दोस्त नए आए हो तो भी मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक कमेंट और शेयर भी करिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद ना भी आए तो आप डिसलाइक भी करिएगा और हमें कमेंट बॉक्स पे बताइएगा कि हमें इस वीडियो बनाते हुए कौन सी त्रुटि रह गई है, ताकि हम नेक्स्ट टाइम आपको उस त्रुटि को हम पूरा करें और आपको शिकायत का मौका ना दें। तो हम अब करते हैं अगला भाग स्टार्ट, जो कि 5वां पार्ट है। तो इसमें जो हमने भाषाएं पीछे पढ़ी, जो चौथे भाग में हमने पढ़ी कि हमारे पास हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं और बोलियां कितनी हैं, उसी से संबंधित ये आगे का विषय भी इसी से संबंधित है। तो मध्यकाल हिंदी में मध्यकाल हिंदी में जो हिंदी भाषा जो है वो कौन सी 3 प्रमुख बोलियां विकसित हुई थी, जो उसमें डेवलप हुई थी, विकसित हुई थी, वो कौन सी 3 उपबोलियां थी, प्रमुख बोलियां जो हैं, जो ज़्यादा विकसित हुई थी उसमें, जो मध्यकाल हिंदी के समय में हमारे पास जो प्रमुख जो बोलियां हैं वो कौन सी विकसित हुई थे। उसमें से हमारे पास बोली नंबर 1 ब्रज भाषा है, नंबर 2 अवधि और नंबर 3 खड़ी बोली। ये 3 जो हमारे पास भाषाएं हैं, ये हमारे उस मध्यकाल में सबसे ज़्यादा विकसित मानी जाती है और विकसित हुई थी। और दूसरा प्रश्न हमारे पास बनता है कि मध्यकाल हिंदी में किन 2 बोलियों का साहित्यिक रूप अत्यधिक विकसित हुआ था। जब सबसे पहले हमने देखा कि प्रमुख जो बोलियां थी वो विकसित हुई थी, कौन सी विकसित हुई थी। अब आए कि अत्यधिक अत्यधिक विकसित कौन सी होती। अत्यधिक विकसित ब्रज भाषा और अवधि, ये 2 हुई थी। ब्रज भाषा और अवधि पहले थे हमारे पास, ब्रज भाषा, अवधि तथा खड़ी बोली। खड़ी बोली को इसमें से हटा करके ब्रज भाषा और अवधि का इसमें अत्यधिक विकास हुआ था, विकसित हुई थी। तो इसका भी आप ध्यान रखिएगा। और नंबर 3 प्रश्न बनता है हमारे पास, मध्यकाल हिंदी में बोली का किस बोली का मिश्रित रूप देखने को मिला या मिश्रित रूप में प्रयोग होता है। जो आप एक बार से फिर से प्रश्न सुनिएगा कि मध्यकाल हिंदी में किस बोली को मिश्रित रूप से देखा गया है या मिश्रित रूप में प्रयोग किया गया है। इसमें हमारी जो मिश्रित रूप से जो बोली गई जो थी वो हमारे पास खड़ी बोली है। इसका आंसर है खड़ी बोली। तो इसमें जो हमारे पास मिश्रित रूप से प्रयोग होती रही वो होती है हमारे पास खड़ी बोली। और इससे आगे चौथा प्रश्न बनता है हमारे पास, खड़ी बोली का दक्षिणी क्षेत्र में, देखिए यहीं से अब हमने प्रश्न उठाया कि खड़ी बोली का दक्षिणी क्षेत्र में किस शताब्दी में प्रवेश हुआ था। वेरी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पूछा भी जा सकता, बहुत बड़े बड़े एनटीए नेशनल टेस्ट एजेंसी में पूछा जा सकता, नेट सेट में भी पूछा जा सकता कि खड़ी बोली का जो दक्षिणी के क्षेत्र में किस शताब्दी में प्रवेश हुआ, क्योंकि इस तरह की शताब्दियों के बारे में बहुत पूछा जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा, इसकी 14वीं शताब्दी में जो प्रवेश हुआ, जो खड़ी बोली का जो दक्षिणी क्षेत्र में है वो 14वीं शताब्दी में प्रवेश हुआ।
और हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि 17वीं शताब्दी में खड़ी बोली का संरक्षण किन किन शासकों का प्राप्त हुआ, किन शासकों का प्राप्त हुआ, जो कि 17वीं शताब्दी में। तो आप सभी जानते हैं कि 17वीं शताब्दी में मुस्लिम शासक का जो राज था, तो इसमें जाहिर सी बात है कि उन्हीं का जो है शासक का जो इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व इन्वॉल्व देखा जाएगा कि संरक्षण जो है वो उन्हीं का इन्वॉल्व रहा होगा उसमें। तो इसमें मुस्लिम शासकों का रहा है। और उसके बाद हमारा प्रश्न बनता है कि खड़ी बोली के किस शताब्दी में इसके विकास को नई दिशा मिली और किस भाषा में मिली। देखो, खड़ी बोली को क्या है, खड़ी बोली को किस शताब्दी में इसके विकसित को नई दिशा प्राप्त हुई या नई दिशा मिली, जिससे ये आगे विकसित हो सके। ये 17वीं शताब्दी में ही हुई, पर इसको 17वीं शताब्दी में मध्यकाल हिंदी में इसको क्या है, नई दिशा मिली। इसको नई दिशा मिली 17वीं शताब्दी में, और मध्य काल में इसको ज़्यादा विकसित करने के लिए इसको नई दिशा मिली। और उसके बाद प्रश्न बनता है हमारे पास, ब्रज भाषा के साहित्यक भाषा होने का श्रेय किन कवियों को जाता है। अब कवियों के बारे में आया कि जो हमारे पास ब्रज भाषा के जो साहित्यिक भाषा होने का जो श्रेय है वो किन कवियों को जाता है। उनमें से हमारे कवि है कृष्ण भक्त कवियों को जाता है। इसमें जितने भी कृष्ण भक्त कवि हैं उनको ये श्रेय जाता है कि ब्रज भाषा में साहित्यिक रूप में जो है, जो इन श्रेय किन कवियों को जाता है, वो कृष्ण भक्त कवियों को जाता है। दूसरा है सूरदास राम भक्त। जो कृष्ण भक्त कवि हैं इनके बारे में हम ज़रूर बताएंगे कौन कौन से कृष्ण भक्त कवि थे, तो इसके बारे में हम अगली वीडियो बनाएंगे। तो फिर आगे का प्रश्न आता है कि सूरदास सूरदास राम भक्त कवि थे या काव्य कृष्ण भक्त कवि थे। इसमें कृष्ण भक्त कवि थे। तो सभी जानते हैं कि सूरदास जो है, सूरदास जो भक्त थे वो कृष्ण भक्त कवि थे। उन्होंने कृष्ण भक्त कवि के ऊपर सबसे ज़्यादा उनका ध्यान रहा था। तो उसके बाद हमारे पास सूरदास की रचना, सूरदास की जो रचना है सूर सागर, जो सूरदास की रचना है वो किस भाषा में, जो कि किस भाषा में लिखी गई है, ये तो आप सभी को पता होगा कि सूरदास की जो बहुत ही चर्चित सूर सागर है, जो कि हमारी ब्रज भाषा के अंतर्गत जो आती है, वो ब्रज भाषा में लिखी गई है। तो नेक्स्ट प्रश्न बनता है, नंददास कृष्ण भक्ति भक्त कवि है या राम भक्त कवि। जो नंददास है जो कृष्ण भक्त कवि है या राम भक्त कवि। जाहिर सी बात है कि कृष्ण भक्ति कवि है, क्योंकि कृष्ण भक्त कवियों के जो हम बता रहे हैं कि कृष्ण भक्त कवियों के बारे, तो ये हमारे पास भी, ये भी हमारे पास कृष्ण भक्त कवि है। नंददास जो थे कृष्ण भक्त कवि थे। और नंददास की जो रचना, इनकी भी रचना बहुत चर्चित थी कि जो नंददास की जो रचना है राम पंचाध्याय, इनकी बहुत बड़ी चर्चित जो रचना थी वो कौन सी भाषा में लिखी, ये भी हमारे पास ब्रज भाषा में लिखी गई है। और इनका रचनाकार इनको भी रचित किया गया है ब्रज भाषा में। और साथ ही साथ में रस खान तथा मीराबाई ने अपनी रचना की भाषा में लिखी है, किस भाषा में लिखी है। बोलते हैं रस खान तथा मीराबाई ने अपनी रचना किस भाषा में लिखी, ये भी ब्रज भाषा में लिखी, क्योंकि अगर ये हमारा 17वीं शताब्दी का अगर काल चला हुआ था, इसमें जो कि हमारे पास जब हम ब्रज भाषा की जो बात कर रहे थे, ये हमारे पास है कि जो विकसित हुई थी सबसे ज़्यादा जो विकसित भाषा हुई थी वो ब्रज भाषा और अवधि हुई थी। तो जाहिर सी बात कि ब्रज भाषा और अवधि का ही इसमें ज़्यादातर देखा जाएगा। तो इसलिए क्या है कि जो हमारे पास रस खान और मीराबाई ने जो अपनी रचना की जो भाषा जो है वो उनकी ब्रज भाषा थी। और नेक्स्ट हमारे पास आता है कि नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास अवधि। अब आए अवधि के बारे में। अवधि को साहित्यिक भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय किन कवियों को जाता है। इसमें से हमारे पास अब आता है अवधि जो भाषा के जो कवि है, जो किन कवियों का श्रेय श्रेय जाता है। यह हमारे पास सूफी प्रेम मार्गी कवियों को इनका श्रेय जाता है।
तो आज का वीडियो यहीं तक हम करते हैं समाप्त दोस्तों, मुझे दीजिए इजाज़त। तो एक बार फिर से मैं अंत में यही गुज़ारिश करता हूँ कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर लाइक, कमेंट, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा। और अगर आपको लाइक करना है तो आप लाइक करिएगा, अगर नहीं करना है तो डिसलाइक भी करिएगा। अगर आपको लगता है कि इसमें कोई गलती रही हो, उसको हमें सुधारने की ज़रूरत है, तो आप कमेंट बॉक्स पे बताएगा, हम उसे ज़रूर पूरा करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए विषय और नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।